जरा सोचिए, एक हीरा, सिर्फ एक हीरा जिसमें इतनी ताकत हो कि वो 75 सालों से भी ज्यादा समय से दुनिया के कई देशों को आपस में उलझाए रखे। तो ये कहानी सिर्फ एक कीमती पत्थर की नहीं है, ये सत्ता, सियासत और राष्ट्रीय गौरव की एक ऐसी कहानी है जिसका अंत आज तक नहीं हो पाया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है इस हीरे में? क्यों एक अकेला नगीना इतने देशों के बीच दशकों से चली आ रही तकरार की वजह बना हुआ है? आइए आज इस ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक राष्ट्र के जन्म के साथ। जब भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी वक्त एक गहरी चाहत ने भी जन्म लिया था, अपनी खोई हुई विरासत कोहिनूर को वापस घर लाने की। साल था 1947। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और आज़ादी के ठीक बाद सरकार ने कोहिनूर की वापसी के लिए अपनी पहली फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन ब्रिटेन का जवाब था साफ इनकार। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये आने वाले एक बहुत लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। फिर 1953 में जब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी हुई तो भारत ने एक बार फिर कोशिश की और नतीजा वही, एक और ना। पर मामला यही नहीं रुका। ये लड़ाई अब सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच की नहीं रह गई थी। जल्द ही मैदान में और भी दावेदार कूद पड़े। 1976 में पाकिस्तान ने कहा कि ये हीरा तो लाहौर की विरासत है, इसलिए इस पर हमारा हक है। फिर ईरान ने नादिर शाह के इतिहास का हवाला देते हुए अपना दावा ठोक दिया। और तो और अफगानिस्तान में तालिबान ने इसे दुर्रानी साम्राज्य की संपत्ति बता दिया। देखते ही देखते एक हीरे के 4 दावेदार हो गए। तो एक तरफ थे इतने सारे दावेदार और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जिसका जवाब हमेशा से एक ही रहा। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि कोहिनूर उन्हें लाहौर की संधि के तहत बिल्कुल लीगल तरीके से मिला है। और देखिए, ब्रिटेन ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि जब इतने सारे लोग इसे क्लेम कर रहे हैं तो ये तय करना ही नामुमकिन है कि इसका असली मालिक कौन है। तो बेहतर यही है कि ये हमारे पास ही रहे। जब डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद होते दिख रहे थे, तब भारत के अंदर से एक नई ताकत ने जन्म लिया और वो थी जनता की आवाज। और इसी आवाज ने इस ठंडे पड़ चुके मुद्दे में फिर से जान फूंक दी। ये बात है 1998 की। मशहूर पत्रकार कुलदीप नायर एक पिटीशन लेकर आए जिसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने हीरे को सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं कहा, बल्कि उसे एक नया नाम दिया, औपनिवेशिक लूट का प्रतीक। बस ये एक लाइन, इस एक फ्रेज ने सारी बातचीत को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पिटीशन का सियासी वजन देखिए, इस पर 1-2 नहीं, पूरे 50 सांसदों ने साइन किया था। और इन 50 में एक नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी था, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। मतलब कोहिनूर को वापस लाने की लड़ाई अब एक राष्ट्रीय मिशन बन चुकी थी। फिर आया साल 2002। ब्रिटेन की क्वीन मदर का निधन हुआ और उनके ताबूत पर वो ताज रखा गया जिसमें कोहिनूर जड़ा था। इसका लाइव टेलीकास्ट जब भारत में हुआ तो लोगों के लिए ये सिर्फ एक शाही अंतिम संस्कार नहीं था, ये एक जख्म की तरह था। वो एक तस्वीर, वो एक विजुअल पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ाने के लिए काफी था। और इसके बाद तो मांगों की जैसे बाढ़ आ गई। ये अब सिर्फ सरकार की मांग नहीं थी। सिख समुदाय ने इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का खजाना बताया, तो वहीं जगन्नाथपुरी मंदिर ने महाराजा रणजीत सिंह की आखिरी इच्छा का हवाला दिया। ये सारी मांगें एक ही बात साबित कर रही थी, कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और विरासत से गहराई से जुड़ा एक प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं इस मामले के सबसे पेचीदा हिस्से की, कानूनी दांवपेच। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें यह मुद्दा न जाने कब से फंसा हुआ है। देखिए, यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं जो आपस में टकराती हैं। भारत का कहना है कि ये हीरा एक नाबालिग राजा दलीप सिंह से जबरदस्ती लिया गया था, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। वहीं ब्रिटेन क्या कहता है? उनका कहना है कि नहीं, ये लाहौर की संधि के तहत लीगली मिला था और 150 साल से उनके क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। वो एक और तर्क देते हैं कि अगर इसे लौटा दिया तो एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी कि दुनिया भर के म्यूजियम खाली करने पड़ सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी कानूनी दीवार है एक सिद्धांत जिसे कहते हैं नॉन रेट्रोएक्टिविटी। अब यह बड़ा भारी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कोई भी कानून पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता। भारत का 1972 का एंटीक्विटीज एक्ट हो या 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन, ये दोनों ही उन चीज़ों की रक्षा करते हैं जो इन तारीखों के बाद देश से बाहर गईं। कोहिनूर तो 19वीं शताब्दी में ही चला गया था, इसलिए टेक्निकली ये कानून उसकी वापसी में कोई मदद नहीं कर सकते।
और फिर 2016 में तो एक गजब ही हो गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ही सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया कि कोहिनूर ना तो चोरी हुआ था, न ही जबरदस्ती छीना गया था। सोचिए, इस बयान के बाद जो हंगामा मचा, उसके चलते सरकार को फौरन एक यू टर्न लेना पड़ा और अपने दावे को और भी मजबूती से सामने रखना पड़ा। लेकिन कानून और सियासत से हटकर कोहिनूर की कहानी का एक और पहलू है जो थोड़ा रहस्यमयी है, एक ऐसा पहलू जो श्राप और कहानियों से जुड़ा है। तो सवाल आज भी वही है, क्या कोहिनूर वाकई में श्रापित है? देखिए, एक सदियों पुरानी मान्यता है कि ये हीरा जिस भी पुरुष शासक के पास जाता है उसके लिए बदकिस्मती लाता है। लोग इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य का उदाहरण देते हैं, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी नहीं डूबता। देखे कैसे सिमट गया। और अभी हाल ही में जब किंग चार्ल्स तृतीय को कैंसर डायग्नोज हुआ तो कई लोगों ने इस बात को फिर से कोहिनूर से जोड़ दिया, क्योंकि टेक्निकली अब वही इसके मालिक हैं। अब हो सकता है ये सब सिर्फ अंधविश्वास हो, लेकिन ये भी इस हीरे की कहानी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में कोहिनूर की ये पूरी कहानी, ये दावे, ये कानून, ये कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल सिर्फ कोहिनूर का नहीं है, सवाल यह है कि म्यूजियम में रखी हुई औपनिवेशिक विरासत का असली मालिक आखिर है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है।